नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर सोशल मीडिया के माध्यम से देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया और कहा है कि कांग्रेस पार्टी विदेशों से तमाम अकाउंट संचालित करती है और देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करती है। क्या है आरोप प्रत्यारोप का पूरा सच, दिखाएंगे खबर विस्तार से। बताएंगे आपको कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं के बीच कुर्सी को लेकर क्यों मचा है घमासान, होगी बात एसआईआर के मुद्दे पर, बंगाल में छिड़े राजनीतिक संग्राम की चर्चा करेंगे। दिल्ली में चल रहे चाणक्य डिफेंस कॉन्क्लेव में किन मुद्दों पर हुआ मंथन, इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारत विरोधी विमर्श गढ़ने का आरोप। कहा कांग्रेस पीएम मोदी और भारत को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, कांग्रेस ने बताया मनगढ़ंत। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताया भारत की आतंकवाद रोधी रणनीति में निर्णायक क्षण। सेना प्रमुख ने पेश की सशस्त्र बलों को भविष्योन्मुखी बनाने की रूपरेखा। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का किया अनावरण। स्काई रूट इंफिनिटी कैंपस का भी उद्घाटन। कहा परमाणु क्षेत्र को भी खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। आईएमएफ ने की भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना। कहा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर। 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 6.6% की दर से बढ़ने का जताया अनुमान। पीएम मोदी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से की मुलाकात। खिलाड़ियों के जज्बे, मेहनत और ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार देश विरोधी एजेंडा चलाने की बातें अक्सर सामने आती रही हैं, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां कई बार खुलासा भी करती रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एक नया फीचर जोड़ा है जो किसी अकाउंट की लोकेशन बता देता है, किस देश से वो संचालित है। इस फीचर के आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम बड़े नेताओं और उनके इकोसिस्टम से जुड़े कई लोगों के अकाउंट्स विदेशों से संचालित हो रहे हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है तो बीजेपी ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया है। टूल किट के मसले पर संग्राम, बीजेपी कांग्रेस में घमासान, बीजेपी का कांग्रेस पर वार, देश के खिलाफ साजिश के मसले पर प्रहार। विदेशी टूल किट के जरिए भारत को अस्थिर करने के आरोपों का मसला फिर से गर्मा गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी और उनके लोग विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी और उनकी टीम प्रधानमंत्री मोदी और देश का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका में बैठे उनके लोग, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार कई वर्षों से, लगभग 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया की टीम, उनकी एडवाइजरी कमेटी की टीम, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के जो जाने माने चेहरे हैं, वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े। संबित पात्रा ने कहा कि एक्स प्लेटफॉर्म के फीचर के आधार पर यह पता चला है कि कई कांग्रेस नेताओं
और संगठनात्मक अकाउंट्स की लोकेशन भारत में नहीं बल्कि विदेशों में दिखाई दे रही है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का अकाउंट यूएस दिखा रहा है। आईएनसी महाराष्ट्र का अकाउंट पहले आयरलैंड दिखाता था, लेकिन फीचर रोल आउट के बाद इसे भारत में बदल दिया गया है। आईएनसी हिमाचल का अकाउंट भारत दिखाता है, लेकिन थाईलैंड बेस्ड एंड्रॉइड ऐप से जुड़ा लगता है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि बीजेपी तकनीकी चीजों को आधार बनाकर झूठ बोल रही है। पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, आईएनसी महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। जब हमने एक्स से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। बीजेपी ने कहा है कि बीते एक दशक में कई ऐसे मौके आए हैं जब राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी सफल नहीं होती है, तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर देश विरोधी एजेंडा चलाने का काम करती है। इस प्रकार की घटनाएं एक परेशान करने वाले पैटर्न की ओर इशारा करती हैं, जिनकी सच्चाई अब सामने आ रही है। इससे पहले भी कई मौकों पर देश की सुरक्षा एजेंसियां भी इस प्रकार की जानकारी सार्वजनिक कर चुकी हैं कि कैसे विदेशी टूल किट के माध्यम से देश को अस्थिर करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन अब सोशल मीडिया एक्स के नए फीचर से कई सच्चाइयों के सामने आने के बाद राजनीतिक रूप से इस मुद्दे का गरमाना तय है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात एसआईआर की। एसआईआर को लेकर बंगाल में बवाल जारी है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार इसके विरोध में है, तो बीजेपी ने ममता बनर्जी को उनकी हताशा करार दिया है। टीएमसी एक और जहां एसआईआर का विरोध कर रही है, तो वहीं लोगों के फॉर्म भरवाने के लिए अपनी ये बात भी सामने रख रही है। बीजेपी ने ममता दीदी पर सत्ता में आने से पहले अपने दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि अब ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ खड़ी हो गई हैं, जो पहले इन्हें बंगाल से बाहर निकालने की लगातार पुरजोर वकालत करती थी। इस बीच चुनाव आयोग बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर पर तेजी से काम कर रहा है। देश के 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। लगभग 35 करोड़ यानी 68% से अधिक फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। 99% से ज्यादा लगभग 50 करोड़ 63 लाख वोटर्स को एनिमरेशन फॉर्म वितरित किए गए हैं। वहीं एसआईआर को लेकर विपक्षी इंडी गठबंधन के विभिन्न दल अपना विरोध भी जता रहे हैं। सबसे अधिक विरोध पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की ओर से सामने आ रहा है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ओर जहां अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर फॉर्म भरने में लोगों की सहायता करने का आदेश देती हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग का सहयोग नहीं करने के साथ ही पूरी प्रक्रिया का विरोध करती नजर आती हैं। स्वयं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता और मंत्री एसआईआर और चुनाव आयोग पर विवादित बयान देते नजर आते हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार का कहना है कि 2002 में जब एसआईआर हुआ था, तब 69 लाख लोगों के नाम नहीं थे, लेकिन तब ममता बनर्जी ने यह दावा किया था कि वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। तब उन्होंने एसआईआर का समर्थन किया था, लेकिन अब वे अपने बयान से पलट गई हैं। अगर ममता बनर्जी जो क्लेम कर रही है कि वो पूरा भारत को एकदम आग लगा देगी, उतना हिम्मत तो उनमें नहीं है। तो अब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में आपस में लड़ाई है, कौन लीडरशिप देगा। उद्देश्य सबका एक ही है। ममता जी का भी जो उद्देश्य है अपने परिवार को खड़ा करना, सोनिया जी का भी उद्देश्य वही है, अपने बेटे को खड़ा करना। अगर जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाएगा, देश टूट जाएगा, देश के नींव को हिला देंगे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ उकसाया जाता है। बंगाल में न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है।
उधर कोलकाता में टीएमसी समर्थित बीएलओस के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिस पर चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता भी व्यक्त कर चुका है। भाजपा टीएमसी के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताती है। उसका कहना है कि राज्य में एसआईआर के बाद ममता सरकार का जाना तय है और ममता बनर्जी को यही डर सता रहा है। So many people are committing suicide. Supreme Court cannot close their eyes and see that the Election Commission in India is being taken over by a political party. How Supreme Court can stay mute? वो बचे खुचे जो अपने कैडर है उनको जो उनका हौसला बुलंद करने के लिए तो मनोबल गिर रहा है ना। बिहार का बाद और एसआईआर का बाद इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम करना है। इस बीच चुनाव आयोग द्वारा कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गुरुवार को भी जारी रही। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि एसआईआर कराने को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके पास ऐसा करने का पूरा संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया को रोकने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर इसमें कोई अनियमितता सामने आई तो वह तुरंत सुधार के आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर 2 दिसंबर को दोबारा सुनवाई करेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सारथी और ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर कुर्सी को लेकर खींचतान मची हुई है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच जारी रस्साकशी का मामला दिल्ली पहुंच चुका है, लेकिन कोई समाधान निकलता नहीं दिखाई पड़ रहा। इस बीच दोनों ही खेमे अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मामले को सुलझाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं और बयान दे चुके हैं कि अब मामला हाईकमान ही सुलझाएगा। कांग्रेस नेताओं के बीच जारी आपसी लड़ाई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं होने के चलते शीर्ष नेतृत्व की निर्णय क्षमता पर भी विरोधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जारी है कर्नाटक कांग्रेस में रार, कुर्सी को लेकर मची है तकरार, बैठकों का जारी है दौर, नहीं थम रहा असंतोष का शोर। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर रस्साकशी जोर शोर से चल रही है। कुर्सी का संघर्ष अब क्लाइमेक्स के स्तर पर पहुंच चुका है। गुटों की खींचातान और उग्र होती जा रही है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक बैठकों का दौर जारी है, लेकिन मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से बेंगलुरु तक दौड़ लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वह वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाएंगे, जिसमें राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार शामिल होंगे। यह बैठक नई दिल्ली में होगी और इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मैं इन सबको बुला के चर्चा करता हूं। उस चर्चे में राहुल गांधी भी रहेंगे और हमारे दूसरे मेंबर्स भी रहेंगे, सीएम भी रहेंगे और हमारे चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इन सबको बुला के चर्चा करने के बाद निर्णय होगा। मुख्यमंत्री बदलने के बारे में बहस के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने संकेत दिया है कि वह कांग्रेस नेतृत्व से अधीर हो रहे हैं। कई विधायकों के अभी भी दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से बात करने के लिए रहने के बीच डीके शिव कुमार ने 27 नवंबर को एक गूढ़ संदेश एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने शब्द पर कायम रहना है, चाहे वह न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति हो या स्वयं मैं। हर किसी को अपने शब्द पर खरा उतरना चाहिए। शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है। सियासी गहमा गहमी के बीच राज्य में बैठकों का दौर जारी है। सिद्धारमैया ने अपने आवास पर ही परमेश्वर, सतीश जस्की होली, एचसी महदेवप्पा और के वेंकटेश जैसे नेताओं के साथ बैठक की। सिद्धारमैया ने कहा कि वह हाईकमान के बुलावे पर दिल्ली जाएंगे। वहीं शिव कुमार ने भी कहा है कि वह शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस में जारी घमासान पर बीजेपी को कर्नाटक सरकार पर हमले का मौका मिल गया है और वो कह रही है कि राज्य में किसी भी मंत्री को प्रशासन में दिलचस्पी नहीं है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में वहां की सरकार अंतिम सांस ले रही है, आपस में उलझे हुए हैं। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आपस में उलझे हुए हैं। एक कह रहे हैं उनसे कमिटमेंट था मुख्यमंत्री बनाने का, एक कह रहे हैं कि हमने सरकार लाई तो हमें
पूरा कार्यकाल पूरा करने का कमिटमेंट है, और बीच में खड़गे साहब को भी लग रहा है कि उनका बेटा बन जाए, तो त्रिकोण बना हुआ है। तो डीके शिव कुमार अपने विधायकों के साथ जमे हुए हैं। कर्नाटक में अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सारे विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री सत्ता पाने या बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए कर्नाटक का बुरा हाल हो रहा है। They can say anything. Why are they so worried? Who is addressing? We are here to address public issues, not them. We are the elected government. We are the elected party. Let them raise relevant issues. We will answer. गौरतलब है कि 20 नवंबर को कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल का आधा हिस्सा पूरा होने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई थीं। कहा जा रहा है कि 2023 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच कथित सत्ता साझेदारी का समझौता हुआ था, जिसके चलते शिव कुमार कुर्सी पर दावा कर रहे हैं। बेंगलुरु से ज्योति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि चाणक्य रक्षा संवाद में क्या रहा आज का बड़ा एजेंडा। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world for shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, CDS जनरल चौहान और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी चाणक्य रक्षा संवाद के 30वें संस्करण में आज शामिल हुए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की कूटनीति, आर्थिक ताकत और सशस्त्र बल सामूहिक रूप से एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शांति के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं सेना प्रमुख ने कहा कि दुनिया की भू राजनीति तेजी से बदल रही है, जिसके लिहाज से हमें हर समय तैयार रहने की जरूरत होगी। देखिए इस रिपोर्ट को। सशस्त्र बलों की देशभक्ति और प्रोफेशनलिज्म की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत की संप्रभुता की रक्षा में प्रोफेशनलिज्म और देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
हर सुरक्षा चुनौती के दौरान, चाहे वो पारंपरिक हो, उग्रवाद रोधी हो या मानवीय, हमारी सेनाओं ने उल्लेखनीय अनुकूलशीलता का प्रदर्शन किया है। Recent success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrent strategy. The world took note not only of India's military capability, but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. The expansion of the contribution of young women officers and soldiers, both in role and character, would promote the spirit of inclusion. सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। सेना अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया द्विध्रुवीय व्यवस्था से एक संक्षिप्त एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल रही है और दीर्घकालीन व्यवस्था का अब पतन हो रहा है। So if the globe is swiveling towards national security, deterrence and war fighting, it inevitably raises a fundamental question for us. How must the Indian military transform to remain decisive and ready in this rapidly evolving global landscape? So the starting point to this question lies in the vision of Honorable Prime Minister, 5S approach, that is Samman, Samvad, Sahyog, Samriddhi and Suraksha. सुधार से परिवर्तन, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय पर आयोजित 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन में देश के भीतर और दुनिया भर के मित्र देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। चाणक्य डिफेंस डायलॉग एक ऐसा मंच है जिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स बैठकर बातचीत करते हैं और रोशनी डालते हैं डिफेंस रिफॉर्म्स पर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर और सिक्योरिटी थ्रेट्स पर, क्योंकि भारत हमेशा से बिलीव करता है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज अ फैमिली। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो वहीं चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 में भारत की रक्षा क्षमताओं पर बोलते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत के लिए बढ़ती चुनौतियों पर बड़ा बयान दिया। सीडीएस ने कहा कि पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों में लड़ी जाने वाली जंग हमेशा बेहद क्रूर और कठिन होगी, जबकि नए डोमेन में होने वाली जंग ज़्यादा स्मार्ट और आधुनिक होगी। सीडीएस ने रणनीतिक तैयारी पर जोर देते हुए कहा कि भारत को सैन्य क्षमता के उच्चतम स्तर पर निर्भर रहना होगा और बदलती वैश्विक परिस्थितियां यानी न्यू नॉर्मल को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां बनानी होंगी। So warfare, when it is conducted in an older domain, existing domain, will always be brutal. It will be hard fought. But warfare in a new domain will be smart. At the strategic posturing, we must be dependent on military preparedness of the highest order, and we must take into account the new normal. Innovation in defense, research and development and manufacturing is the second pillar, Atmanirbharta and diplomatic nimbleness. तो रक्षा पे संवाद को लेकर इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चाणक्य रक्षा संवाद, सुरक्षा शांति पर मंथन। आखिर किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ना है भारत की तैयारियों को लेकर, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास 2 मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। सर, बहुत स्वागत है वक्त निकालने के लिए हमारे लिए, शुक्रिया आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव श्री कटोच, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन, जाने माने सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एडमिरल शेखर सिन्हा, शुरुआत इस बात को ही लेकर, क्योंकि इस प्रकार का जो मंच होता है जहां पे आज इस प्रकार का मंथन हो रहा है कि हम कैसे अपनी रणनीतियों को बेहतर करें, तमाम स्टेक होल्डर्स जब एक मंच पे आते हैं, क्या एक बदलता और इसका फायदा आखिर मिलता कैसे है? अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र जी। देखिए, ये हमने ऑप सिंदूर में भी देखा कि हमारी सेना को बंदूकों से लड़ाई नहीं करनी पड़ी। सारी लड़ाइयाँ जिसको कहते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि मैन टू मैन का कांटेक्ट नहीं है, सोल्जर टू सोल्जर, और हमें लंबी दूरी की मिसाइलों से और उस लंबी दूरी की मिसाइलों से जो मार की, या हमारे वायुसेना के जो वायुयान गए उनको फाइटर विमान उनकी तरफ, तो ऐसे समय में भेजा गया कि उनके जितने रेडार थे जो उसको देख सकते हैं, उसको उस समय समझिए कि उसके ऊपर काबू पा लिया गया था। वो 23 मिनट की जो एक हमें विंडो मिली थी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्मार्ट वॉरफेयर है जिसमें कि हमारे सेना का किसी का जीवन नहीं जाता है, लेकिन हम फिर भी विजयी हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो दूसरी चीज़ ये ध्यान देने वाली कि आखिर ये हुआ कैसे।
तो ये हुआ ऐसे आर्येंद्र जी कि अब जो सैटेलाइट्स का हमने सहारा लिया, हमारी सैटेलाइट्स जो हैं वो बिल्कुल प्योर नेविगेशन जो है, सही नेविगेशन से उसकी डेटा को मिसाइलों को पास करते रहे, हमारे हेडक्वार्टर्स को पास करते रहे और वो सीधा जाकर सही जगह पे जाके उन्होंने हिट किया। और आप तो जानते ही कि ये बाद में हम चर्चा करेंगे क्या नुकसान हुआ था। तो ये एक नया तरीका है लड़ने का और इसमें अगर हम आगे नहीं रहे तो चीन और पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ चीन पाकिस्तान अब दो हमारे एडवर्सरी नहीं है, दोनों एक ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान लड़ता है सभी चीन के वेपन सिस्टम से, प्लेटफॉर्म से, उन्हीं के सैटेलाइट से, उन्हीं के एयरक्राफ्ट से। तो आप चाहे पश्चिम ले लीजिए, चाहे उत्तर ले लीजिए, चाहे पूरब ले लीजिए जी, इस सब के सब वन फ्रंट है जो चाइनीज फ्रंट है। बिल्कुल, और भारत अपनी इन चुनौतियों के लिए लगातार अपने आप को तैयार भी कर रहा है। जनरल कटोच, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के हमने चाणक्य के डायलॉग में लगातार देखा, डिफेंस डायलॉग में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा लगातार हुई है और इस लिहाज से कि बीते एक दशक की तैयारियों ने हमको कैसे मजबूती से खड़ा किया हमारी चुनौतियों से निपटने के लिए, और इसी मोमेंटम को हमें आगे बढ़ाना, किस तरह से आप देखते हैं इसको? धन्यवाद राजेंद्र जी। देखिए, मैं समझता हूँ आज के दौर पर अगर हमने मॉडर्न वॉरफेयर की बात करेंगे तो इसमें सबसे अहम हिस्सा जो है वो टेक्नोलॉजी का होगा। जैसे कि एडमिरल साहब ने बताया, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, एक मिसाइल जो फायर की गई थी 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर, वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी 1 स्क्वायर मीटर के टारगेट पर लगी और उससे जो हम पिन पॉइंट टारगेटिंग करना चाहते थे उसी प्रकार का नुकसान हुआ। अब अगर आपने आत्मनिर्भर बनना है तो ज़रूरी बात है कि जो हथियार आपके होंगे, जो इक्विपमेंट आपका होगा, ज़्यादा करके वो भारत में ही बनना चाहिए। और यहीं पर भी आपने जो डिफेंस एग्जीबिशन हो रहा है इसमें देख लिया है कि जो हमारे 16 डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, DPSUs हैं, डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, और जो आईडेक्स स्कीम के साथ जो स्टार्टअप आ रहे हैं, वो अभी जोर जो दे रहे हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि किस प्रकार से आपके ड्रोन्स बनेंगे, किस प्रकार से आपका सर्वेलेंस इक्विपमेंट बनेगा और किस प्रकार से जो आत्मनिर्भरता है भारत की वो बनेगी। क्योंकि अगर आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे डिफेंस में तो ऐन मौके पर जो अगर आपने कहीं बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हो हथियार और वो देश उन हथियारों का सपोर्ट सिस्टम अगर बंद कर दे तो फिर हमारा बाकी काफ़ी नुकसान हो सकता है। और एक तरफ से अगर आप कहते हैं ना कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट वो जो सिस्टम है कि आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर आप दूसरे से पर डिपेंडेंट हो अपने हथियारों के लिए तो वो फिर वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ जाता है जी। तो ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि अभी हम डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर भी जोर लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा के ज़्यादा जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है वो भारत में ही बने। इसके ऊपर मैंने देखा है पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और पिछले 5 सालों में तो ये जोर जो है वो बिल्कुल, और उसकी जो चर्चा है आज के हमने इस फोरम पे भी बहुत ज़्यादा देखी है एडमिरल सिन्हा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण को लेकर जब आर्मी चीफ ने आज अपनी बात रखी इस मंच पर तो उन्होंने इस बात का भी रखा कि आगे अगले 5 साल 10 साल और 2047 तक हम किस तरीके से आगे बढ़ने का एक रोड मैप बना चुके हैं और वो फेजेस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। आपको लगता है कि कम से कम एक विजन है हमारे पास में, सोच है और उसको जमीन पर उतारने की कैपेबिलिटी भी हमारे पास में? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है अरिंद जी। देखिए, अगर आप हमारे डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स को देखिए और जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि हमारे स्टार्टअप्स को उनके साथ लगा दिया गया है, तो हर सर्विस ने, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन स्टार्टअप्स के साथ। जैसे मैं नौसेना के बारे में बता दूं, वो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर कम से कम 200 करोड़ रुपए का उन्होंने सपोर्ट दे रखा है इनको, स्टार्टअप को, और उसके पीछे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड खड़ा है जो PSU है। तो जब वो भी कुछ डिवाइस करेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये PSU करेंगे। तो ये जो तालमेल हुई है आरेंद्र जी वो बहुत अच्छा है। दूसरा, ये तालमेल हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से पर्टिकुलरली IITs के साथ हुआ है। तो IITs वालों को दिया जाता है, लड़कों को, चाहे प्रोफेसर्स को प्रॉब्लम डिफाइन किया जाता है और वो उसका सोल्यूशन लेके ढूंढते हैं और फिर उस सोल्यूशन को ये स्टार्टअप जो है उसको इन्वेस्टमेंट में सरकार पैसे देती है कि आप इसमें काम करो और आप बना के दिखाओ क्या है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। कोई भी देश दुनिया में ताकतवर नहीं हुआ है जो कि बाहर से इंपोर्ट करके वेपन खरीदता हो। तो हमें आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं आर्यन जी
वो उसी दिशा में एक हमारा कदम है, बिल्कुल सही कदम पे चल रहे हैं। बहुत सारा काम हो रहा है। आज देखिए प्राइवेट सेक्टर में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए भी एक आज प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, और उसमें आप देखेंगे कि उनका जो पहला जो रॉकेट है वो बहुत जल्दी ही जाने वाला है, जाएगा और उसको अर्थ की ऑर्बिट में वो चक्कर लगाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर का स्पेस में आज उन्होंने वो भी कहा है, अब वो न्यूक्लियर एनर्जी को भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो हमारे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बोल्ड कदम है, बहुत मजबूत कदम है। बिल्कुल, और शायद आप जो बात कर रहे हैं, लगातार हमने एक दशक रिफॉर्म का दशक देखा है, उस दिशा से आगे भी बढ़े। जनरल कटोच, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिजिनस होना आज वक्त की ज़रूरत है। हमें अपनी खुद की क्षमताएं बढ़ाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जियो पॉलिटिकल सिनारियो बदल रहा है, यू नेवर नो कि अगला आने वाला दिन कल किस प्रकार की नई चुनौती के साथ हमारे सामने आएगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वॉर है अब वो नहीं है, न्यू नॉर्मल की बात सीडीएस कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्योंकि हम जियो पॉलिटिक्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, मेरे अपने सोच विचार से जैसे ही भारत इकोनॉमिकली मजबूत होता जाएगा तो उसी प्रकार से ऑपोजिशन भी बढ़ेगी, और जो वो बढ़ेगी इसलिए क्योंकि जो हमारे जो बाकी बड़े देश हैं वो नहीं चाहते कि भारत उनका कॉम्पिटिटर बने। तो भारत की राइज जो है ये अपोज होगी, और जब लोग भारत की राइज को अपोज कर रहे हैं, इसका दूसरा मतलब ये भी हो रहा है कि भारत उठ रहा है। तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी राइज को पूरी दुनिया अपोज करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि भारत एक और कॉम्पिटिटर बन जाए। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आत्मनिर्भर होना, खास करके डिफेंस के मामले में, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है और इकोनॉमी के साथ आपने अपनी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं किया, तो कोई दूसरा देश आके आपके ऊपर हमला कर सकता है। तो एक डिफेंस के तौर पर आपकी सेना इतनी मजबूत होना चाहिए कि कोई भी दूसरा देश आपके ऊपर आंख ना उठाए, और आपकी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर दोनों एक साथ उठना चाहिए, और वही मैं देख रहा हूँ आज हो रहा है। बिल्कुल एडमिरल सिन्हा, क्योंकि ये बहुत चर्चा आज लगातार जब होती है डिफरेंट अलग अलग सेशंस में हमने देखा, इस बात पे भी बहुत फोकस नजर आया, और राष्ट्रपति ने भी कहा कि कैसे बॉर्डर इलाकों में हमने अपना इंफ्रा बहुत तेजी से डेवलप किया, वहां तक हमारी पहुंच आसान हुई है, और मॉडर्नाइजेशन पे हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो हमारी सेनाओं को मिलती नजर आती है। शायद यही है कि जो हमारी देश की सेना को दुनिया की तमाम बेहतरीन सेनाओं में सबसे ऊपर ले आके खड़ा करने का मनोबल रखता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार जब से आई है, तो उन्होंने बॉर्डर एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एट्सेट्रा जो बनवाए हैं, उसका दो कारण है। एक तो हमारी सेना की मूवमेंट जो है वो आसान हो जाएगी, दूसरी हमारे जो सबसे बिछड़े हुए गांव और जो हमारे नागरिक वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए आवागमन का साधन भी बहुत बड़ा हुआ है। नहीं तो पहले इन लोगों को 6 दिन 7 दिन लगते थे आर्यन जी नीचे आने के लिए। अब क्या है, वो एक दिन में बस में बैठे, चाहे टैक्सी में बैठे, बिल्कुल टैक्सी सर्विस, रास्ते में रेस्टोरेंट्स हैं, लोगों को उसमें नौकरी भी लगी है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा काम हुआ है, और अभी वो तो लगातार होता रहेगा। हमारा बॉर्डर काफ़ी बड़ा है। फॉर सम रीज़न पहले की सरकारें जो है वो कहती थी कि हम सड़क बनाएंगे तो दुश्मनों के लिए, दुश्मनों का आना यहाँ आसान हो जाएगा। तो ये एक बड़ा डिफिटिस्ट एटीट्यूड है। तो हम अब ज़्यादा बोल्ड हैं, और जैसा जनरल साहब ने कहा, मैं तो समझता हूँ कि इकोनॉमी और मिलिट्री पावर एक ही सिक्के के दो तरफ हैं। आपको बड़ी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म फोर्सेस चाहिए, और आर्म फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए बड़ी इकोनॉमी चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे से हैंड इन ग्लव जिसको कहा जाता है। तो ये जो उतना ही नहीं, आप देखिए हमारी नौसेना की ताकत देखिए, वायुसेना की ताकत को बढ़ाया जा रहा है, उन्हें काफ़ी कमी है अभी, लेकिन राफेल विमान आया है, तेजस इंडक्ट हो रहा है, अभी और विमान आने हैं जी। नौसेना का देखिए, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बनाया है, और उसके ऊपर भी अब राफेल खरीदने की बात चल रही है, मैं अखबारों में पढ़ता हूँ जी। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि हमारे साथ साथ हमारे जो एडवर्सरी है, जो हमारे दुश्मन है, वो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। कल देखिए पाकिस्तान ने अपनी एक शिप से एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो
साउंड की गति से भी 8-9 गुना ज़्यादा चलता है जी। तो हमें उसकी तैयारी तो हमें उसकी उनकी गति से भी आगे गति अपनी तैयारी की रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, हम उसको रोके कैसे? बिल्कुल रोके कैसे? जनरल कटोच, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि इस प्रकार के जो फोरम होते हैं, मंच होते हैं, वहाँ पे एकेडमिशियंस हो, इंडस्ट्री हो, सेना के लोग हों, आर्मी हो, सबको एक मंच मिलता है और अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम भविष्य की एक रोड मैप बनाते हैं। आपको लगता है कि उस दिशा में ये मंच किस प्रकार से कारगर होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस प्रकार के मंच मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारी पब्लिक को भरोसा हो जाता है कि हमारा देश क्या कर रहा है। नहीं तो कई चीज़ें, क्योंकि हम डिफेंस के मामले में बोलते हैं तो एक तरफ से सिक्योरिटी के लिहाज से कई लोगों को कुछ पता नहीं होता है। अब जाके ये मंच है, पूरे हथियार आपको दिखा दिए गए। पब्लिक आती है, वो देखती है, अच्छा हमारी सेना नौसेना के पास इस प्रकार के, क्योंकि वो सब शिप्स के मॉडल उधर दिखा रहे हैं, एयरफोर्स के मॉडल दिखा रहे हैं, आर्मी की बंदूक जो स्मॉल आर्म्स हैं, सर्विलेंस सिस्टम है, वो पूरा इसमें मंच में दिखा दिया गया है। दूसरा, इंडस्ट्री के लोग जो है वो भी आपस में मिलते हैं जी। तो एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, दूसरा पब्लिक के साथ, दूसरा प्राइवेट सेक्टर और ये जो पब्लिक सेक्टर, दोनों का एक साथ मिलाप हो जाता है। ये जो बातें होती हैं, ये जो इंटीग्रेशन जो होता है, इससे आइडियाज़ बढ़ जाते हैं और ये मैं समझता हूँ एक बहुत ज़रूरी होता है। और इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं जी, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा कदम है। बिल्कुल, एक टीम इंडिया की तरीके से काम करते हुए हम दिखाई भी पड़ते हैं और शायद उस दिशा में ये बड़ा एक मंच भी देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। शुक्रिया दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि स्पेस इकोसिस्टम में आज क्या हुई है देश की बड़ी उड़ान। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। To the world that is future ready. Wow, wow. Tap your world, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Rock your world, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। और अगली खबर पे आगे बढ़ें उससे पहले बताते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। बात करें अगर अभी तक की बड़ी खबरों की, तो हमने आपको दिखाया कि कैसे टूल किट पर एक तरीके से संग्राम मचा हुआ था। बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक तरीके से एजेंडा चलाती। साथ ही साथ एसआईआर पर जारी है घमासान और इसकी खबर भी हमने आपको विस्तार से दिखाई। उसके अलावा जारी है कर्नाटक का नाटक, जहां पे
सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कांग्रेस के अंदर वहां पर कुर्सी को लेकर एक तरीके से घमासान मचा हुआ। अगली खबर बताते हैं आपको, जो कि भारत के स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किया है। आज प्रधानमंत्री ने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 का भी आज अनावरण किया है। स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र का निजी कंपनी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी नवाचार के लिए खोल दिया है, जिससे स्टार्टअप और उद्योग देश के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर बेहतरीन काम कर सकेंगे। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम का लीडर भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बुलंदियों के शिखर पर है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से अब ये विश्व में रणनीतिक वैभव के तौर पर पहचाना जा रहा है। इसके सशक्त उदाहरण स्काई रूट जैसे संस्थान भी है, जिसके इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम 1 का भी अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से देश के युवा, खासकर जेन ज़ी यूथ को भरपूर फायदा उठाने का अवसर मिला है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। आज के समय में भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में जो क्षमताएं हैं केवल कुछ ही देशों के पास हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक नवाचार वाले संस्थान भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है, वैसी कैपेबिलिटी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वर्ल्ड क्लास लॉन्च साइट्स हैं और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने वाला माइंडसेट है। भारत की स्पेस कैपेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। इसी वजह से दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में सैटेलाइट्स बनाना चाहती हैं, भारत से लॉन्च सर्विसेज लेना चाहती हैं, भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहती हैं और इसलिए हमें इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक संस्था ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई उड़ान दी है। पीएम ने कहा कि इसरो ने विश्वसनीयता, क्षमता और अपने काम से हर प्रकार से भारत की अलग पहचान बनाई है। पीएम ने कहा कि भारत ने बीते 6 से 7 वर्षों में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को ओपन, कोऑपरेटिव और नवाचार जीवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे इकोनॉमी से जुड़ी हुई कि अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती बनी हुई है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी भरोसा दिखाई पड़ रहा है। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking. It's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob world. एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात इकोनॉमी की। दुनिया में तमाम आर्थिक चुनौतियों के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था सुनहरी तस्वीर पेश कर रही है, जिसकी वजह से वैश्विक संस्थाओं का भारत पर भरोसा बना हुआ है। IMF ने कहा है कि 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहने की उम्मीद है, जो GST सुधारों की वजह से भारत को अमेरिका के टैरिफ के असर से भी निपटने में मदद मिलने की संभावना जताती है। वित्त मंत्रालय ने भी महंगाई नियंत्रित रहने और तेज गति बने रहने की बात कही है। तो इन दिनों शेयर बाजार की तेजी भी दुनिया भर के निवेशकों का भारत में भरोसा दिखा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत तस्वीर पेश की है। IMF का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, महंगाई काबू में रहने की उम्मीद है। ये भारत की मजबूत घरेलू मांग और महंगाई को अच्छी तरह से संभालने का नतीजा है। IMF के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। ये ग्रोथ बाहरी फैक्टर्स पर निर्भर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की GDP बढ़ोतरी पर सकारात्मक अंदाजा लगाया है। IMF ने कहा है कि 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.6% रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही उसने कहा कि GST से जुड़े सुधारों की वजह से भारत को अमेरिका के 50% टैक्स के असर से निपटने में मदद मिलने की संभावना है। IMF ने ये बात अपने वार्षिक रिव्यू के बाद जारी बयान में कही। संस्था ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा कर रही है। 2024-25 में 6.5% की आर्थिक वृद्धि के बाद 2025-26 की पहली तिमाही में GDP 7.8% बढ़ी है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी मासिक इकोनॉमिक रिव्यू में कहा कि महंगाई दर के न्यूनतम स्तर पर रहने, मजबूत ग्रामीण एवं शहरी मांग और सरकारी पूंजीगत व्यय उच्च स्तर पर रहने के कारण बाकी बचे वित्त वर्ष 26 में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज रहेगी। मंत्रालय ने रिव्यू में कहा कि देश का व्यापक आर्थिक माहौल स्थिर बना हुआ है और इसे घरेलू मांग, महंगाई और अनुकूल सरकारी नीतियों से समर्थन मिल रहा है। GST सुधार से खपत में इजाफा हो रहा है और मजबूत कृषि गतिविधियों के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में महंगाई दर 4.8% रही है, जो कि दिखाता है कि साल के दौरान महंगाई कम रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक कई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स से संकेत मिले हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST में सुधार से देश में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। 2025 के सितंबर और अक्टूबर के दौरान ई-वे बिल जनरेशन में सालाना आधार पर 14.4% का इजाफा हुआ है। वहीं वित्त वर्ष 26 के अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के दौरान GST संग्रह में सालाना आधार पर 9% की बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि देश में खपत और अनुपालन तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने कहा कि देश की मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था में भी तेज उछाल देखा गया है
अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI बढ़कर 59.2 हो गया है, जो कि सितंबर में 57.5 पर था। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में भी PMI अक्टूबर में 58.9 पर रहा है, जो कि गतिविधियों में बढ़त को दर्शाता है। इस बीच सेंसेक्स और निफ्टी में भी तेजी बनी हुई है। नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद गुरुवार को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 110.87 अंक बढ़कर 85,720.38 पर था। सत्र के दौरान इसने 86,055.86 का नया उच्चतम स्तर बनाया। अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि खबर जल्दी जल्दी में क्या है, आज की बड़ी राष्ट्रीय महत्व की खबरें। To the world that is future ready. Wow, wow. Tap you all, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Rock you all, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. So this isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? I wanted more out of life. बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। असली हीरो का कंगन कैसे है? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री उडुपी में लक्षकंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ उडुपी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लक्षकंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे, जिसमें गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। Yeah, we are conducting Koti Gita Lekhana Yajna, where 1 crore people are writing Bhagavad Gita. In connection with that, we arranged another program called Laksha Kanta Gita, where 1 lakh people, they are chanting Bhagavad Gita all together. And our PM, she is also joining that chanting in the end of the Bhagavad Gita chanting. तटीय और मलनाड क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। जिला प्रशासन यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समन्वय स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान गीता जयंती से जुड़े भक्ति समारोह और सांस्कृतिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उडुपी आ रहे हैं। कृष्ण मठ में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे। वहाँ एक स्वर्ण तीर्थ मंडप है, उसका इनाग्रेशन होगा। हाँ, एक गीता मंदिर है
गीता मंदिर में सारी भगवद गीता के सारे चैप्टर्स को स्टोन में स्कल्पचर किया हुआ है और प्रधानमंत्री जी उसका भी वीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से बननंजी के नारायणपुर गुरु सर्किल होता हुआ कल संका जंक्शन तक जाएगा। इस दौरान यहाँ की परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्ग पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री कृष्ण और गीता मंदिर दौरे को लेकर उडुपी वासी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उडुपी वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री की श्री कृष्ण मठ में विजिट उडुपी को एक नया नाम और एक नई पहचान देगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, उडुपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से आज मुलाकात की है। उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे, मेहनत और ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के अनुभव साझा किए। साथ ही विजेता टीम के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हस्ताक्षर किया हुआ बल्ला भी भेंट किया। प्रधानमंत्री ने टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके आत्मविश्वास और खेल भावना की प्रशंसा की है। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। असम विधानसभा ने शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगेमी बिल 2025 पास किया। इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद असम में बहुविवाह माना जाएगा आपराधिक जुर्म। वहीं आदिवासी समुदाय और छठी अनुसूची के क्षेत्रों को इस विधेयक में दी गई है छूट। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 10 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर के आधार पर की गई है, जिसमें एनएमसी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों पर मेडिकल कॉलेजों से जुड़े गोपनीय दस्तावेज रिश्वत लेकर लीक करने का आरोप है। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने गुजरात दौरे पर सूरत एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दक्षिण गुजरात में चल रहे बड़े सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने वलसाड़ जिले के डोंगरी के पास एक्सप्रेस हाईवे निर्माण स्थल का भी किया निरीक्षण। इससे पहले उन्होंने साबरकांठा और गांधीनगर में चल रही बड़ी सड़क परियोजनाओं का किया था निरीक्षण। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने मोगा के रण सिंह कला गांव के किसानों को 6 वर्षों से पराली न जलाने और पराली के उचित प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने कृषि संबंधी समस्याओं को लेकर भी किसानों के साथ चर्चा की। ऑपरेशन साइबर हॉक के दौरान दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के करोल बाग पुलिस स्टेशन ने गैर कानूनी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि यह अवैध मोबाइल असेंबलिंग फैक्ट्री करोल बाग की एक बिल्डिंग में 4थी मंजिल पर चल रही थी। पुलिस अब इसकी सप्लाई चेन और नेटवर्क खंगाल रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने गो ग्रीन अभियान के तहत अपने निर्माण स्थलों पर धूल और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 82 एंटी स्मॉग गन लगाई हैं। इन मशीनों को हवा में पानी की बारीक फुहारें छोड़कर प्रदूषणों को नीचे बिठाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण के लिए DMRC की एक बहुआयामी योजना का हिस्सा है। बिहार में पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटकों के लिए एक मल्टी फैसिलिटी मोबाइल लग्जरी कैरावैन की सुविधा शुरू करने जा रही है, जो होटल जैसी सुविधाओं से लैस होगी। ये सुविधा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।